करता हूँ। फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट स्विच गियर प्रोटेक्शन लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर आज शुरू करते हैं जिसका नाम है स्विच एंड आइसोलेटर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है स्विच एंड स्विच गियर। तो स्विच गियर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट तथा उपकरणों में स्विचिंग, रेगुलेशन तथा प्रोटेक्शन में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको एक पैनल बोर्ड पर स्थापित किया जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, स्विच गियर। यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो स्विचिंग, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन सारे इक्विपमेंट को एक पैनल बोर्ड पर स्थापित किया जाए और स्थापित करने के बाद जो पैनल बोर्ड बनता है उसको ही क्या कहते हैं, स्विच गियर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्विच गियर के अवयव क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है प्रतिस्थापन अवयव, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ को स्थापित करते हैं या किसी चीज़ में हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलेशन। पैनल बोर्ड और स्विच बोर्ड। अगला आता है आपका स्विचिंग अवयव यानी कि स्विचिंग एलिमेंट। इसमें कौन कौन सा आपका स्विच आता है। स्विच के जरिए से क्या करते हैं हम, सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। आइसोलेटर भी क्या काम करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं स्विच का वर्गीकरण क्या होता है। तो बच्चों जो स्विच होता है, स्विच गियर का वर्गीकरण संरचना के आधार पर कई रूपों पर किया जाता है। आइए पहले देखते हैं संरचना के आधार पर कौन कौन सा होता है। तो जो स्विच गियर होता है संरचना के आधार पर वो दोस्तों होता है, पहला अंतःद्वार यानी कि इंटरनल टाइप का। कौन कौन सा होता है, वो होता है कोशिका स्विच गियर, कक्षा स्विच गियर, ट्रक स्विच गियर और धातु आवरण स्विच गियर। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे आता है आपका बाहरी द्वार टाइप का यानी जो आउटडोर। आउटडोर में क्या होगा आपका कोशिका स्विच गियर, कक्षक स्विच गियर, नियमन स्विच एलिमेंट, रक्षक एलिमेंट और मानक एलिमेंट। बस समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि स्विच क्या होता है। तो स्विच एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को खोलने या बंद करने या संयोजन परिवर्तित करने का कार्य करती है। यानी कि ऐसी डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए काम की जाती है वो क्या कहलाती है, स्विच। और इसे हाथ से ऑपरेट किया जा सकता है। अब देखते हैं स्विचों का वर्गीकरण। तो बच्चों स्विचों का जो वर्गीकरण है वो कई टाइप से किया जा सकता है। पहला आपका नाइफ स्विच यानी चाकू स्विच, एक होता है आपका विच्छेदन, एक होता है वायु विच्छेदन स्विच, एक होता है नियंत्रण स्विच, एक होता है सहायक स्विच, एक होता है तेल स्विच और एक होता है चुंबकीय आवेग स्विच। चलिए अब देखते हैं कि जो रक्षा यंत्रावली होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर। तो प्रोटेक्टिव गियर देखिए क्या है कि प्रोटेक्टिव गियर का उपयोग करने से सिस्टम की रिलायबिलिटी बनी रहती है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। पावर सिस्टम में जो भी नुकसान होने से वो बच जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के किसी खंड में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके प्रभावों से अन्य खंडों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर फ्यूचर एक्सटेंशन यानी जो फैलाव होता है उसको क्या प्रत्यक्ष उसमें शिफ्ट नहीं करता है। ठीक, ये तो हो गई इसका रक्षा यंत्रावली के उद्देश्य। अब देखते हैं रक्षा यंत्रावली के विलक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो वितरण का प्रयोग करते हैं या जो डिवाइस जो प्रयोग में लाई जाती है इसका पूर्ण निर्धारित प्रतिबंधों पर अवश्य प्रचलित होना चाहिए। यानी विश्वसनीयता, ऐसी विश्वसनीयता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो विवरण प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं या जो डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है उसका पूर्व निर्धारित यानी जो उसका जो रेटेड दी गई है कितने ही पे चलेगी उतने ही प्रतिबंधों पर क्या चलना चाहिए। ठीक है। अगला आपका आता है समय और स्पीड। तो यह विशेषता होनी चाहिए इसमें कि जो प्रोटेक्टिव स्कीम को फॉल्ट भाग से क्या करे, अलग कर देता है, अलग कर सके। सहनशीलता, कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम तब तक कार्य करती है जब तक एक्चुएटिंग क्वांटिटी का मान यानी मान लीजिए जो रेट दी गई है, जो क्वांटिटी दी गई है, जब तक उससे अधिक ना हो जाए। बस समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं चयन क्षमता।
यानी प्रोटेक्शन सिस्टम के प्रदोषी भाग को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है? सिलेक्टिविटी यानी चुनना। तथा नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं बच्चों कि फ्यूज क्या होता है। आइए देखते हैं फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में लगे हुए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटिंग से प्रोटेक्शन करती है। फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में लगे हुए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, उसको ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटिंग से प्रोटेक्शन देती है। कार्य सिद्धांत देख लेते हैं। तो कार्य सिद्धांत क्या है कि फ्यूज का कार्य सिद्धांत इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होता है। सामान्य प्रचालन की परिस्थिति में जब सर्किट में धारा सुरक्षित सीमा में बहती है, यानी जब नॉर्मल कंडीशन होती है और उसमें धारा समान बहती है, तो जो करंट होती है ना, वो चारों तरफ क्या करती है? वायु की चारों ओर फैल जाती है, जिससे फ्यूज हुए ताप गलनांक बिंदु से नीचे रहता है। परंतु जब किसी प्रकार से फॉल्ट आता है तो शॉर्ट सर्किटिंग या सर्किट में जुड़े हुए लोड जब बढ़ जाता है तो धारा का मान निश्चित मान से बढ़ने लगता है, जिसके कारण ऊष्मा तेजी से मिश्रित नहीं होती है और जो अवयव होते हैं फ्यूज अवयव वो क्या होता है? गर्म होकर पिघल कर फ्यूज अवयव, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूज अवयव। अवयव गर्म होकर पिघल कर सर्किट को क्या करता है? तोड़ देता है या भंग कर देता है। इस प्रकार सर्किट में जितने भी लगी हुई मशीनें हैं, यंत्र हैं या उपकरण हैं को असमान धारा से होने वाली हानियों से बचा लेता है, यानी कि असमान जो धारा बहेगी उसकी हानियों से क्या करता है? बचा लेता है। अब फ्यूज़ के लाभ देख लेते हैं। तो इसकी फ्यूज़ का लाभ ये होता है कि इसके मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, यह सबसे सस्ती होती है, इसको ऑपरेटिंग होता है सेल्फ स्टार्टिंग, शॉर्ट सर्किट करंट को बिना किसी शोर, गैस अथवा या धुएं के रोक सकता है। अब देखते हैं इसकी हानि क्या क्या होती है। तो दोस्तों बच्चों, इसकी हानि होती है प्रचलन के बाद फ्यूज को क्या करते हैं? स्थानांतरित करने में उपयोगी समय हानि होती है। यही मान लीजिए प्रचलन के बाद यानी ऑपरेटिंग टाइम हो गया, ऑपरेशन इसका शुरू हो गया है, फिर फ्यूज को स्थानांतरित करने में क्या करते हैं? टाइम ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं? फिर आता है कि फ्यूज की जो धारा करंट टाइम होती है कैसे सदैव उसके लक्षण युक्ति से परस्पर संबंधित नहीं रहती है, ये उसका हानि हो गया। अब देखते हैं कि जो फ्यूज होता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो घटकों के आधार पर फ्यूज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। देखिए लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम और अच्छे से पढ़ाएं। तो घटकों के आधार पर देखिए वोल्टेज के आधार पर कौन कौन सा होता है। एक होता है लो वोल्टेज, एक होता है हाई वोल्टेज। समझ रहे हैं? फिर अब करंट के आधार पर फ्यूज का वर्गीकरण किया जाए तो एक होता है लो करंट क्षमता, एक होता है हाई करंट क्षमता, यानी कि लो करंट कैपेसिटी फ्यूज और हाई करंट कैपेसिटी फ्यूज। अब वायर के आधार पर अगर किया जाए तो रिवायरेबल फ्यूज और नॉन रिवायरेबल फ्यूज, यानी ऐसे फ्यूज जो क्या होते हैं ख़राब होने के बाद जिनको चेंज किया जा सकता है, और एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फ्यूज होने पर क्या उनका एलिमेंट बदला नहीं जा सकता, पूरा केस ही बदलना पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं आवरण के अनुसार। तो बच्चों आवरण के अनुसार दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? आवरण टाइप और आवरण रहित, यानी कि जो इनक्लोजर टाइप होता है तो फ्यूज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है टोटली इनक्लोज टाइप और दूसरी होती है सेमी इनक्लोज टाइप फ्यूज। समझ रहे हैं? चलिए देखिए आज का सेशन बहुत ही छोटा सा था, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको से अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अगले पार्ट दूसरा ही चैप्टर है फ्यूज, इसके सेकंड पार्ट लेकर हाजिर होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।